इनोवा कैपिटल लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है जो कि 21 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में खुला हुआ है क्योंकि छुट्टियां हैं इसलिए इतना लंबा गैप है। और यहाँ पे कंपनी ने अपना जो प्राइस रखा है 448 रुपीज़ रखा है और कंपनी इस आईपीओ के थ्रू जो लगभग 570 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रही है। इसमें से कंपनी के पास में सिर्फ 320 करोड़ रुपीज़ जाने वाले हैं, बाकी जो प्रमोटर लोग हैं और इन्वेस्टर लोग हैं वो 250 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स यहाँ पर इस आईपीओ के थ्रू बेच रहे हैं। सो जिसको हम ओएफएस बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल। किसी ने पूछा था इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल। जब भी कोई कंपनी के जो मालिक लोग होते हैं वो स्टॉक मार्केट में या फिर पब्लिक को जब शेयर्स बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। और जब कंपनी नए शेयर्स जारी करती है तो इसको हम बोलते हैं फ्रेश इशू। चाहे वो आईपीओ में फिर नए शेयर जारी करे या फिर आईपीओ जो कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो कंपनियां भी जब फ्रेश इशू जारी करती हैं तो फिर उसको हम बोलते हैं राइट इशू, बोनस इशू। वो भी तरीका है यही सेम फ्रेश इशू जारी करने का शेयर्स को। अब यहाँ पे कंपनी इस अब ये जो कंपनी है करती क्या है पहले ये जान लेते हैं। सो कंपनी क्या करती है, जेनेरिक जो दवाइयाँ होती हैं, जेनेरिक दवाइयाँ कौन सी होती हैं? अपने इंडिया में कोई भी नई बीमारी होती है, फिर कोई भी पुरानी बीमारी है, नई बीमारी है, तो उसको क्या है कि कोई भी जैसे मेडिकल कंपनियाँ होती हैं वो रिसर्च करती हैं और उसकी एक दवाई ईजाद करती हैं, उसकी दवाई खोजती हैं। सो जैसे ही दवाई वो खोजती हैं तो फिर उस दवाई का वो पेटेंट करवा लेती हैं। सो पेटेंट का रूल होता है हर कंट्री का अलग-अलग। जैसे इंडिया में 20 साल का पेटेंट का रूल है कि कोई भी कंपनी अगर नई चीज़ ईजाद करेगी तो वो उस चीज़ का बेनिफिट ले सकती है 20 सालों तक। 20 साल बाद के अंदर में उसके ऊपर उस पर्टिकुलर कंपनी का अधिकार नहीं रहेगा, कोई भी उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है। सो जो भी दवाएँ जिनके ऊपर में किसी भी कंपनी का पेटेंट आज के दिन नहीं है, वो सारी की सारी दवाइयाँ को कौन-सी दवाइयाँ मानी जाती हैं? जेनेरिक दवाइयाँ। सो जेनेरिक दवाइयाँ क्या होती हैं? फॉर्मूलेशन होता है कि जैसे मान लीजिए हेडेक होता है, तो हेडेक में कौन से फॉर्मूलेशन किस टाइप से फॉर्मूलेशन क्रिएट करके मेडिसिन क्रिएट की जाए। सो फॉर्मूलेशन का जो होता है पेटेंट होता है पहले हुआ। अब वो पेटेंट जैसे खत्म हो जाता है उसके बाद में वो जो फॉर्मूलेशन का जो फॉर्मूला होता है उसका जो सभी के लिए कॉमन हो जाता है वो। मतलब उसको कोई भी यूज़ कर सकता है और दवाइयाँ बना के बेच सकता है। किसी का एक माई-बाप नहीं होता उस चीज़ का। सो जितनी भी जेनेरिक जब हम शब्द सुनते हैं इसका मतलब वो सारी दवाएँ जिनका कोई माई-बाप नहीं है, उस फॉर्मूलेशन का कोई माई-बाप नहीं है, कोई भी इंसान जो है वो दवाइयाँ बेच सकता है। सो ये कंपनी जो काम करती है ये ब्रांडेड जेनेरिक सेगमेंट में काम करती है। सो जेनेरिक दवाइयाँ भी बाद में कहीं ब्रांडेड लगा के जैसे कोई है कि जैसे एक सर दर्द की दवाई है, ठीक है? वो फ़ॉर्मूलेशन है सर दर्द का। अब उस फ़ॉर्मूलेशन से मिलके एक मेडिसिन क्रिएट कर दी। मेडिसिन क्रिएट करने के बाद में मैंने अपना एक ब्रांड लगा दिया कि नवीन्स मेडिसिन्स। सो वो नवीन्स मेडिसिन के नाम से अब दवाइयाँ बिक रही हैं बट वो जो दवाई वो है तो जेनेरिक ही। राइट? कि वो मैंने तो इज़ाद किया नहीं है उसको, उस दवाई को। पुरानी दवाई है, किसी और के नाम थी, जेनेरिक है, कोई भी चाहे तो। अब उसी तरीके से कोई दूसरा राहुल नाम से कोई बंदा है, वो भी अपनी एक ब्रांड निकाल देता है, उसी दवाई को यूज़ करके बस अपना नाम ठप्पा चिपका देता है। तो वो राहुल्स मेडिसिन्स। सो इस टाइप से जो ब्रांडेड अब वो जेनेरिक दवाई हो क्या हो गई? ब्रांड बन गई। सो इसी टाइप से ये कंपनी काम करती है, जो जेनेरिक जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, उनके ऊपर में अपना ठप्पा लगा के बेचती है। सो बेसिकली ये कंपनी 3 काम करती है। एक तो दूसरी जितनी भी कंपनियाँ होती हैं, जिनको दवाइयाँ की ज़रूरत है, तो उनको मैन्युफैक्चर करके दे देती है। तो वो जो जिस भी कंपनी ने इससे दवाइयाँ बनवाई हैं, वो अपना ठप्पा लगा के मार्केट में बेच सकती हैं। सो एक ब्रांड का नाम भी हो जाता है और जेनेरिक दवाइयाँ आई। तो ये मैन्युफैक्चर का भी काम करती है दूसरी कंपनियों के लिए। खुद का भी काम बिज़नेस फैलाती है, अपने बिज़नेस अपने नाम से भी क दवाइयाँ बेचती है जेनेरिक दवाइयों को। सो ये इसके बेसिकली 2 काम हैं, मेनली इसके 2 ही काम हैं ये। और तीसरा काम है ये इंटरनेशनल मार्केट में भी उन्हीं दवाइयों को बेचती है। राइट? तो ये बेसिक इसके इस कंपनी का स्ट्रक्चर है और ये आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये इस इससे ये जो कंपनी है इसका आने वाले टाइम में फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मार्केट है ना वो जेनेरिक दवाइयों की तरफ ही जा रहा है। क्योंकि सबको पता है कि यार फॉर्मूलेशन है, ये फॉर्मूलेशन से ये दवाई ये बीमारी ठीक होती है। तो अब इंसान क्या है कि वो ब्रांडेड दवाइयाँ ना खरीद के नॉर्मल जो बेसिक जेनेरिक ब्रांडेड दवाइयाँ हैं वही खरीदने लग गया है। बिल्कुल जेनेरिक की तरफ जाता है तो उसको लगता है बिल्कुल लोकल है, तो फिर जेनेरिक ब्रांडेड की तरफ उसको लगता है कि ये ब्रांडेड खरीद रहा है। सो इस चीज़ का मार्केट है और फ्यूचर में बढ़ने की उम्मीद है इस मार्केट की। आज के दिन ये कंपनी काफ़ी सारी जो दवाइयाँ हैं उनके अंदर में डील करती है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। अब यहाँ पे इस कंपनी की अगर हम लोग रेवेन्यूज़ की बात करते हैं तो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, दैट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। नेक्स्ट अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। इस साल का अगर कंपनी का अगर देखा जाए तो लगभग कंपनी जो है 75 करोड़ से प्लस में ही नेट प्रॉफिट जनरेट करने की उम्मीदें हैं कंपनी से, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। अब उसी के बेसिस के अब जो लेटेस्ट जो इसने रिजल्ट जारी किया था ईयरली, उसके बेसिस के ऊपर में हम लोग इसके पीयू पीबी रेशियो को देख के निकाल के और बाद में कंपैरिजन करके देखेंगे कि आज के दिन इसमें कुछ वैल्यू बची हुई है या फिर नहीं बची हुई है। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ डेटा के बेसिस के ऊपर में जाते हैं कमाई के हिसाब से, तो कमाई तो अच्छी कर रही है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट इज़ पॉजिटिव। बाकी अब ये किस तरीके से इसने अपनी वैल्यू लगाई है उसके बेसिस पे अपने कि आज के दिन महँगा है कि सस्ता है उस चीज़ का हमें पता लग पाएगा। आज के दिन अगर हम इसके ऊपर लोन की बात करें तो कंपनी के ऊपर लोन भी अच्छा खासा है और जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता ही जा रहा है। अब ये कंपनी आईपीओ जो लेके आ रही है इसमें ये कंपनी बोला भी है कि मैं अपना काफ़ी अच्छा खासा लोन यहाँ पे चुका भी दूँगी। सो यहाँ पे 144 करोड़ वर्थ ऑफ लोन जो लोन है वो चुका देगी, तो 300 करोड़ के आस-पास में इसके ऊपर लोन बचने वाला है इस आईपीओ के बाद में भी। जो कि इसके लास्ट ईयर का जो लोन है उसके उससे भी ज़्यादा बच जाएगा फिर भी, ये आईपीओ में लोन चुकाने के बावजूद भी।
जो कि ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। इसके बाद में कंपनी की सब्सिडियरी है, जो कि होली ओन्ड सब्सिडियरी है कंपनी की, उसका भी लोन ये कंपनी इस आईपीओ के पैसों से चुकाने वाली, जो कि 24 करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ उतने का लोन चुका देगी, 24 करोड़ रुपीज़ का। उसके बाद में जो बाकी पैसे हैं वो कंपनी कैपिटल मतलब एक्सपेंडिचर में काम में लेने वाली है, कंपनी के छोटे मोटे कामों में काम में लेने वाली है। अब यहाँ पे इस कंपनी अपने इस आईपीओ के थ्रू वैल्यू लगा रही है वो 25,563 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू लगा रही है, जो कि कमाई के हिसाब से जिस तरीके से कमाई कर रही है उस हिसाब से, और मार्केट में कंपैरिजन करके देखते हैं तो ठीक ठाक वैल्यू है। पहले पी पीबी रेशियो के बेसिस के ऊपर कंपैरिजन करके देख लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे की हम लोग चर्चा कर पाएंगे इस मामले में। सो कंपनी का 38 का पी रेशियो निकल के आया, जिसको हम कंपेयर करके देख सकते हैं टोरेंट फार्मा के साथ में, तो 55 का है। लॉरस लैब का अगर देखते हैं तो 59 का है। इसी के साथ में अगर कंपनी का हम अजंता फार्मा का देखते हैं तो इसका 36 का है, जो कि अगेन अपनी आईपीओ वाली कंपनी फेल हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम लोग इंडिको रेमेडीज़ का देखते हैं तो 33 का यहाँ पर भी फेल हो रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं एरिस का, सो एरिस के साथ में यहाँ पे 31 का। सो बेसिकली देखा जाए तो हमारा जो पी लेके आ रही है कंपनी, वो काफ़ी हाई पी के ऊपर में, मतलब कमाई इतनी अच्छी भी नहीं कर रही है जिस हिसाब से कंपनी ने अपनी वैल्यू लगाई है। कमाई कंपटीशन के मुकाबले कम कर रही है। नेक्स्ट कंपनी के किस हिसाब से अपनी वैल्यू लगाई है नेटवर्थ के हिसाब से, अगर उसकी बात कर लेते हैं, जिससे कि हमको को कितना ऊपर वैल्यू लगाई उसका पता चल जाए। सो यहाँ पे कंपनी की आज के दिन जो नेटवर्थ है 294 है, और कंपनी यहाँ से जो पैसे उठाने वाली है वो 320 करोड़ रुपीज़ उठाने वाली है। सो यहाँ पे लगभग लगभग 620, सो बेसिकली हम 600 के आसपास में ले लेते हैं। सो 600 से 4 का पीबी रेशियो निकल के आ जाता है। सो 4.2 का पीबी रेशियो निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे इसी को अगर हम 4.2 के पीबी रेशियो कंपेयर करके देखते हैं तो 11 का टोरेंट फार्मा का, इसका 5 का, इसका 7 का, इसका 4 का, एंड इसका भी अगेन 4। सो कुछ जो मेडिकल कंपनीज हैं उनके वैल्यूएशन के मुकाबले तो अच्छी वैल्यू के ऊपर में लेके आए, मतलब कम वैल्यू लगाई है, बाकी कुछ के मुकाबले उनके आसपास में ही लगाई है। सो यहाँ पे थोड़ा सा हमें मार्जिन देखने को मिल रहा है कि हाँ, आने वाले जो आईपीओ है इसके अंदर में हमें थोड़ी बहुत उछाल इस कंपनी के आईपीओ में देखने को मिल सकती है बेस्ड ऑन द कंपेरिजन। अब इस कंपनी के अंदर में मुझे एक और नेगेटिव पॉइंट नज़र आता है, वो है इसके कंपनी के अगर हम बैलेंस शीट को चेक करते हैं, जो कि आरएचपी के अंदर में, सो बैलेंस शीट में अपने को एक ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ही बड़ा सेगमेंट नज़र आता है। जैसे कि इसका अगर हम पूरा का पूरा बैलेंस शीट का अमाउंट देखेंगे तो ये पूरी बैलेंस शीट है इसकी लगभग 1086 करोड़ की, 1086 करोड़ की। उसके अंदर में से कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स है, मतलब कंपनी का माल तो बिक गया है बट माल बिके हुए के पैसे नहीं आ रहे, तो वो लगभग 300 करोड़ के आसपास में है, जो कि इसकी पूरी बैलेंस शीट का 30% के आसपास में, जो कि बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट क्यों है? क्योंकि कंपनी को यहाँ पे आपने देखा होगा कि कंपनी का लोन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कंपनी को नया, क्योंकि पहले से जो बिजनेस माल बिक चुका है उसके पैसे अगर नहीं आएंगे तो नया माल आगे, अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो फिर लोन लेके फिर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पुराना पैसा तो रिकवर हो नहीं रहा है। सो दैट इज अ वेरी नेगेटिव पॉइंट अबाउट दिस कंपनी। इसी के साथ में अगर कंपनी के हम लोग जीएमपी को कंपेयर करके देख सकते हैं तो जीएमपी पॉजिटिव में है, जो कि अब लगभग 50% के आसपास में, जो कि यहाँ पे एक उछाल देखने को मिल सकता है। सो फाइनल एडवाइस यही रहेगी कि हाँ, आईपीओ के अंदर में मैं डेफिनेटली अपनी बता सकता हूँ कि डेफिनेटली अप्लाई करूँगा, क्योंकि एक तो जीएमपी अच्छा खासा ऊपर में चल रहा है, दूसरा कंपैरिजन के बेसिस पे भी थोड़ी वैल्यू नज़र आ रही है। थोड़ा-सा अगर मैं सतर्क भी रहना पसंद करूँगा, बिल्कुल आईपीओ स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, कि अगर मुझे कहीं भी लगता है कि हाँ, ऊपर खुल गया है थोड़ा-सा और वापस नीचे आना स्टार्ट करता है, तो आई विल बी थोड़ा-सा सतर्क हो जाऊँगा वहाँ पर, कि हाँ, इसको होल्ड करके नहीं बैठेंगे, क्योंकि पता चल रहा है कि जितना गेन इसने दिया है आईपीओ के अंदर में, वो सारा का सारा लुट जाए। अभी क्या मार्केट पूरा ऑल टाइम बूम पे चल रहा है, तो उस चीज़ का फ़ायदा सारी की सारी आईपीओ कंपनीज़ उठाने की कोशिश करें, इसलिए मोस्ट ऑफ द आईपीओज़ यहाँ पे आए जा रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द आईपीओ में आप देखेंगे कि ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल चल रहा है। ये सारे के सारे जितने भी कंपनी के मालिक लोग हैं वो यहाँ पर बेच रहे हैं अपने शेयर्स। सो इसके पीछे ये एक नेगेटिव चीज़ है कंपनी जो भी कंपनीज आईपीओ लेके आ रही है उनके लिए, कि वो ओएफएस जारी क्यों कर रही हैं। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में यही है कि आप लोग डेफिनेटली आई विल अप्लाई इन दिस, एंड बस सतर्क रहूँगा कि जैसे थोड़ा बहुत नीचे आना स्टार्ट करता है तो मुझे लगेगा कि हाँ, अभी सपोर्ट से भी नीचे आए, सपोर्ट बनाएगा, जब नीचे आएगा तो सपोर्ट बनाने के बाद में उसको भी अगर सपोर्ट को तोड़ के नीचे आएगा तो आई विल डेफिनेटली एग्जिट फ्रॉम इट ऑल्सो। बाकी कंपनी में आज के दिन थोड़ी बहुत वैल्यू दिख रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड सी यू टुमारो।